सर 2 मार्क्स के लिए ग्रुप में मैंने भेजा है, हिंदी इंग्लिश में भी मराठी में भी। व्हाट इज एस्टेट? अंडर द हिंदू लॉ एस्टेट ऑल्सो नोन एज फेलियर ऑफ ह्योर्स, ठीक है, इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स इफ अ पर्सन डाइज इंटी एस्टेट विदाउट अ विल, ठीक है। इंटी एस्टेट का मतलब होता है विदाउट अ विल, ठीक है, विदाउट अ विल एंड लिव्स नो लीगली क्वालिफाइड यूर्स, देयर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली रिवर्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर सेक्शन 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। एस्टेट का मतलब होता है बेसिकली लावारिस संपत्ति, ठीक है, मतलब किसी कोई बंदा था, उसने वो मर गया, ठीक है, और उसने कोई विल नहीं बनाया, ठीक है, और उसने बिल भी नहीं बनाया और उसका कोई लीगल हियर है भी नहीं, लीगल जो वारिस होता है ना, हियर्स का मतलब होता है वारिस, ठीक है, उसका कोई वारिस भी नहीं है, तो उसका प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ठीक है, सरकार के पास, जो भी जिस भी गवर्नमेंट के अंडर वो प्रॉपर्टी आता होगा, ठीक है। तो एस्टेट का मतलब होता है लावारिस संपत्ति, ठीक है, ये एक लीगल प्रिंसिपल है। क्या? एस्टेट, जो ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना विल मतलब वसीयत बनाए मर जाता है और उसका कोई लीगल वारिस नहीं होता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक सरकार को चला जाता है, ठीक है। ये सेक्शन 29 में समझाया गया है, इसी को एस्टेट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म पोलीगैमी एंड पोलियंड्री, ठीक है। पोलीगैमी का मतलब होता है एक पति और बहुत सारी पत्नियां, ठीक है, मतलब जैसे ये इस्लाम लॉ में, मुस्लिम लॉ में पोलीगैमी अलाउ है, एक मर्द है 4 बीवी रख सकते हैं, 3 बीवी रख सकते हैं, 2 बीवी रख सकते हैं, 2 बीवी तो हालांकि हिंदू में भी रखते हैं, ठीक है। तो ये तो एक से ज्यादा जब पत्नी रखते हैं ना, तो उसको बोला जाता है पोलीगैमी, ठीक है। पोलीएंड्री का मतलब अपोजिट, वहां पे पोलीगैमी में मर्द 4-5 वाइफ रखता है और यहाँ पे पोलीएंड्री में वाइफ 4-5 हस्बैंड रखती है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है पोलीएंड्री। अ फॉर्म ऑफ पोलीगैमी वेयर अ वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड एट द सेम टाइम, ठीक है, तो ये भी पोलीगैमी का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे महिला के 4-5 पति होते हैं, ठीक है, लेकिन पोलीगैमी में मर्द के 4-5 वाइफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अंडर द हिंदू लॉ रेफर्स टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ मेल हिंदू फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर एंड passed down for at least 4 generation without being divided, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, आपके पूर्वज से, चाहे आपके पापा हो, उनके पापा हो, उनके पापा हो, ठीक है, पेरेंट, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसे करके 4 जेनरेशन से अगर कोई प्रॉपर्टी बिना डिवाइड किए हुए आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एग्नेट एंड कॉग्नेट, सॉरी, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर डिमांडिंग डाउरी, फोर्थ क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो डाउरी डिमांड करने के लिए पनिशमेंट क्या है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डाउरी डिमांड करने के लिए जो ये है पनिशमेंट, देखिए, डिमांडिंग डाउरी इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. Section 4 of this act outlined the penalty for demanding dowry, which includes imprisonment for a minimum of 6 months but not exceeding 2 years, ठीक है। अगर कोई दहेज की मांग करता है, ठीक है, तो ये अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, 6 महीने से 2 साल तक का उसको जेल हो सकता है, ठीक है, और इसके साथ फाइन भी लगाया जा सकता है 10,000 तक, ठीक है। और अगर the court can also impose a sentence of less than 6 months if there are adequate and special reason, ठीक है। तो 6 महीने से कम भी सजा दे सकता है जज, अगर जज को लगेगा कि ऐसा कोई रीजन है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एग्नेट एंड कॉग्नेट, ठीक है। एग्नेट का मतलब होता है मेल साइड से, ठीक है, जब आप लीगल ईयर का वो देखोगे, क्या बोलते हैं, आपको पता होगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 टाइप के लीगल ईयर होते हैं, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3,
ठीक है, जब आप सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि कभी किसी का प्रॉपर्टी किस रेशियो में बढ़ता है। तो सबसे पहले किसी का प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, लीगल ईयर 1 के पास। ठीक है, लीगल ईयर 1 में बहुत सारे लोगों को बताया गया है कि लीगल ईयर 1 में कौन होगा। एग्जाम्पल फॉर मेरे पिताजी गुजर गए, ठीक है, और वो सही में गुजर गए हैं, तो मेरे पिताजी गुजर गए, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो लीगल ईयर होता है, जिस फर्स्ट लीगल ईयर जिसको लीगल ईयर 1 बोला जाता है, उसमें कौन आएगा, पहले आएगा विडो, ठीक है, मतलब मेरी माताजी, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड कौन आएगा, सन, मतलब मैं। डाउटर मतलब मेरी बहन, उनकी बेटी, ठीक है। इसके बाद मदर, ठीक है, मदर, विडो, सन, डाउटर, मदर, ये जो होता है ये लीगल ईयर 1 में रखा गया है। अगर कोई भी बंदा मरता है, ठीक है, तो सबसे पहले इनका राइट होगा लीगल ईयर के तौर पर। अगर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, मान के चलिए इनमें से कोई नहीं है, तो लीगल ईयर 2 को जाएगा, ठीक है, लीगल ईयर क्लास 2। क्लास 2 में अब कौन है, क्लास 2 में फादर है, ब्रदर है, ठीक है, सिस्टर है, सन का सन का सन है, मतलब दूर के रिश्तेदार अब आते जाएंगे, ठीक है। अगर ये भी नहीं है, ठीक है, तब आएगा लीगल ईयर 3, लीगल ईयर क्लास 3। अब इसमें बहुत ज्यादा दूर के रिश्तेदार, ठीक है, उसी में आता है आपका एग्नेट और कॉग्नेट, ठीक है। तो लीगल ईयर 3 में एग्नेट और कॉग्नेट आता है। एग्नेट का मानना है कि मर्द साइड से जो भी उनके लीगल ईयर होंगे, चाहे वो हो या उसके भाई के भाई हो या भाई के भाई के भाई के भाई हो, ठीक है, या भाई के भाई का लड़का हो, ठीक है, तो मेल साइड से कोई भी होगा तो उसको वो प्रॉपर्टी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्नेट। अब मान के चलिए उसके भाई के भाई का या उसके चाचा का बेटा का भाई का, ऐसा कोई रिलेशन में है ही नहीं, ठीक है, तो अगर मेल साइड भी नहीं है तो फिर फीमेल साइड से भी चलेगा, ठीक है। फीमेल साइड से का मतलब मैं उसके बहन की बेटी या उसके सास की बेटी की माँ, मतलब ऐसा कुछ जो कनेक्टेड हो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो मेल साइड से अगर जुड़ा हुआ है तो वो एग्नेट होगा, अगर फीमेल साइड से या मेल भी उसमें है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कॉग्नेट, ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअली ये होता है कि जब कोई नहीं है आपके पास, ठीक है, तो गवर्नमेंट ले, इससे अच्छा है कि भाई कोई भी आपसे जुड़ा हुआ लोग है तो उसको दे दो। तो यही होता है एग्नेट और कॉग्नेट, इसको थर्ड शेयर में रखा गया है, थर्ड श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगला किधर गया, हाँ, नेक्स्ट है हु कैन रीयूनाइट आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा हो जाना, आपका प्रॉपर्टी ये जो भी है उसमें भाई भाई को दे दो, आपका है वो आप ले लो, ठीक है, तो ऐसा। तो पार्टीशन के बाद रीयूनाइट कौन हो सकता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखना, जो भी बंदा ओरिजिनल जॉइंट फैमिली का पार्ट रहा है, ठीक है, उसका जब इरादा होगा तब वो रीयूनाइट होने का जो है वो अप्रूव वो कर सकता है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, अपना प्रपोजल रख सकता है सामने वाले को। जैसे मैं हूँ, ठीक है, और मेरे भाई थे, पार्टीशन हो गया, अब मेरा भाई चाहता है कि हम लोग मिल जाए, वापिस से मिल सकते हैं ना। जब हमारा ओरिजिनल ज्वाइंट फैमिली था, ठीक है, और हम अलग हुए, तो हम जब चाहें हम एक साथ आ सकते हैं। सिंपल सा यही सवाल है, ठीक है। तो हु कैन रीयूनाइट, कोई भी रीयूनाइट हो सकता है पार्टीशन के बाद, लेकिन वो ज्वाइंट फैमिली का पार्ट होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द टर्म मॉडर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि मॉडर्न जमाने को हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मॉडर्न सोसाइटी के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा सारी चीजें, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे जा रहे हैं, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये वायर वाला ईयरफोन लगाते थे, बराबर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम ब्लूटूथ कान वाला, और कान में भी एक छोटा सा आया है, एकदम माइक्रोस्कोप जैसा, कान में डालो पता भी नहीं चलता, ठीक है। ये सब क्या है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले क्या था, एवरीडे आपको मैं ये बीएनएसएस के संदर्भ में बता रहा हूँ, ठीक है। पहले जो हमारा सीआरपीसी था उसमें कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं था
कि कहीं पे भी मर्डर हुआ रहेगा तो वहाँ पे वीडियोग्राफी किया जाएगा या कुछ। अभी जो बीएनएसएस आया है उसमें ये बताया गया है कि कहीं भी कोई बड़े अपराध होंगे तो वहाँ पूरा जो है जितने भी एविडेंस लिए जाएंगे वो पूरा वीडियोग्राफी होगा उसका, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम नए नए चीजों को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, और अपने लाइफ को थोड़ा सुलभ बना रहे हैं। तो ये होता है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे मतलब ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो बड़े बड़े कास्ट के लोग हैं, ठीक है, उनके रिचुअल्स थोड़े ऊपर के होते हैं। तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो धीरे धीरे उनका सीख के या उनका फॉलो करके वो भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा पहले ना ये क्या बोलते हैं, पूजा या उपनयन सिर्फ ब्राह्मण लोगों में होता था, ठीक है। अभी हर कास्ट में जिसको अच्छा लगता है वो करते हैं, ठीक है। तो ये सब ये जो चीजें हैं जो हम बड़े कास्ट को देख के आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ मतलब उनके सारे रिचुअल्स को, सेरेमनी को हम लोग अपने में उतार रहे हैं। तो ये क्या है, ये संस्कृताइजेशन है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा पहले किसी को ये नहीं पता होता था कि मतलब शादी से पहले मेहंदी होता है, हल्दी होता है, फिर शादी होता है, फिर प्री वेडिंग फोटो शूट होता है। ये सब किसी को पता था क्या? नहीं था। लोग जो बड़े बड़े लोग थे वो करते थे। अब धीरे धीरे देख रहा हूँ मैं, तो अभी हाल ही में गांव गया था, अब गांव में लोग मेहंदी करा रहे हैं, हल्दी करा रहे हैं, एकदम वो मस्त डीजे वीजे लगा के जो होता है ना वो। तो ये सब क्या है, संस्कृताइजेशन। हम लोग मतलब जो आगे आने वाली चीजें हैं जो बड़े बड़े लोग करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा, तो वो सब लोग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग लोअर कास्ट है तो हम लोग ये नहीं कर, नहीं, अब सब इक्वल है और सब कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं संस्कृताइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, ठीक है। फैमिली कोर्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूं मैं। आपको पता होगा हमारे देश में आज भी करोड़ों केसेस पेंडिंग है, ठीक है, कोर्ट में। उसको खत्म करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हम लोग सैटरडे को भी काम करेंगे, सेकंड सैटरडे कोर्ट बंद रहता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम काम करेंगे उसमें भी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था हाल ही में कि लोक अदालत जो है अब सुप्रीम कोर्ट लेवल पर भी कराएंगे ताकि जो केस का बर्डन है वो कम हो पाए, ठीक है। तो केस का इतना बर्डन है। पहले जमाने में क्या होता था, कोर्ट से इतने तरीके के होते नहीं थे। जैसे अभी आपको पता होगा ट्रिब्यूनल है, अगर आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड केस है तो उसका अलग से ट्रिब्यूनल है पहले। अभी जो है अभी हर एक मैटर के लिए अलग अलग कोर्ट है। क्यों है? क्योंकि अगर मान के चलिए एक कोर्ट बना, उसी में फैमिली का भी मैटर जाएगा, उसी में क्रिमिनल मैटर भी जाएगा, उसी में रेंट का भी मैटर जाएगा, तो कितना बर्डन बढ़ जाएगा उस कोर्ट पर, बराबर। तो उस कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उस मैटर में डिले होगा, बराबर। अगर मेरे पास केस देखने का जो क्षमता है 8 घंटे में 100 केस है, ठीक है, और मेरे पास आप 500 केस लेके आ जाओगे तो मैं देख पाऊंगा क्या? नहीं देख पाऊंगा। तो मैं डेट दूंगा, और डेट दूंगा तो फिर डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, मैं कभी उस केस को सुन ही नहीं पाऊंगा, बराबर। तो इससे क्या होगा, जस्टिस में डिले होगा। तो हमने क्या किया, हमने हर मैटर के लिए अलग अलग कोर्ट बनाए। फैमिली मैटर है फैमिली कोर्ट में, क्रिमिनल मैटर है क्रिमिनल कोर्ट में, सिविल मैटर है सिविल कोर्ट में, बराबर। तो इस तरीके से क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस के लिए एक पर्टिकुलर जज जो होता है तो उसका ज्यादा दिमाग भी काम करेगा और उसको जो है टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि उसके पास वही मैटर है सिर्फ, बराबर। तो इस तरीके से तो सबसे पहला क्या हुआ, स्पीडी ट्रायल हो गया। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था हमारा फैमिली कोर्ट का वो ये था कि भाई केस को स्पीडी जस्टिस मिले, ठीक है। अब फैमिली कोर्ट है, अब फैमिली कोर्ट का तो फैमिली के केस से ही आएंगे, बराबर। फैमिली मैटर आएंगे या शादी से जुड़े हुए मैटर आएंगे तो उनके पास सिर्फ वही मैटर रहेगा तो वो फटाफट करेंगे ना। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट था उसका वो था कि किसी भी शादी से जुड़े विवाद और अन्य तरह के फैमिली मैटर को स्पीडी रिजॉल्व करना, ठीक है, सबसे पहला। और दूसरा क्या था कि फैमिली मैटर को एमिकेबली सेटल करना प्राइवेटली, ठीक है। पहले क्या होता था, क्रिमिनल कोर्ट में ही प्राइवेट केस भी चलता था, फैमिली केस भी चलता था, तो उसमें प्राइवेसी नहीं रहता था, ठीक है। अभी फैमिली कोर्ट आ गया तो फैमिली कोर्ट में अगर किसी फैमिली का मैटर है
गेट बंद कर दो, पूरा प्राइवेसी का जो है उसमें ख्याल रखा जाता है। आप देखना, मैं अभी भेज देता हूँ, एक एग्जाम्पल बस भेजता हूँ, ठीक है, देख लो, जस्ट 1 मिनट। हाँ देखो, ग्रुप में हो, ग्रुप में देखना, अभी एक सिर्फ एग्जाम्पल भेज रहा हूँ, फैमिली कोड का प्राइवेसी और जनरल कोड का प्राइवेसी में क्या फर्क है। देखो इधर गया, हाँ ये देखो, एक देखिए मैंने रोजनामा भेजा है ग्रुप में, ये है फैमिली कोर्ट का रोजनामा, ठीक है, और मैं एक क्रिमिनल कोर्ट का रोजनामा भेजता हूँ, ठीक है। देखो आपको फर्क अभी तुरंत पता चल जाएगा कि फैमिली कोर्ट क्यों बनाया गया। अब रेगुलर कोर्ट का रोजनामा भी देख लो, जस्ट अ मोमेंट। हाँ ये देखो, देखो भेजा मैंने, एक भेजा है मैंने फैमिली कोर्ट का जो ऊपर है, और दूसरा भेजा मैंने रेगुलर लोअर कोर्ट का, स्मॉल कॉज कोर्ट का है, उसमें फर्क दिखा किसी को, बोलो कोई, किसी को दिखा? हेलो, फर्क दिखा किसी को? देखिए ये सब सीखने वाली चीज है, इसीलिए मैं अभी फैमिली कोर्ट कर रहे थे तो मैंने भेज दिया। पहला ऊपर का है फैमिली कोर्ट का रोजनामा, कॉज लिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, और नीचे का है स्मॉल कॉज के कोर्ट का। बाकी अदर कोर्ट का भी वैसे ही होता है, लेकिन फैमिली कोर्ट का उसमें नाम नहीं होता है किसी का, ठीक है, एक्स एक्स एक्स, तो उसमें प्राइवेसी मेंटेन रहता है, ठीक है। उसमें ये नहीं पता चलेगा कि ये छोटू का हिना से ब्रेकअप, ये डाइवोर्स का केस गया है कोर्ट में, पता नहीं चलेगा। किसी का भी मैटर रहने दो, आप समझ ही नहीं पाओगे कि किसका मैटर कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो उसमें फैमिली कोर्ट में प्राइवेसी को बहुत मेंटेन किया जाता है। समझ में आया? बस यही समझाना था, इसीलिए मैंने दोनों भेजा, ठीक है, मुझे अचानक से याद आ गया। देखो ये फैमिली कोर्ट में एक्स 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 वर्सेज एक्स एक्स एक्स, आप ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पाओगे कि यार फलाने का सलमा के साथ ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स का केस चल रहा है क्या, थोड़ा देखो, आप देख ही नहीं पाओगे किसके साथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन लोअर कोर्ट में आप जाओ, किसी भी अदर कोर्ट में आप नाम डालोगे उसका नाम आ जाएगा तुरंत, तो उसमें प्राइवेसी नहीं रहता, लेकिन फैमिली कोर्ट में बहुत प्राइवेसी रहता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मतलब फैमिली कोर्ट का ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती, ठीक है। सती जो है पहले जमाने में चलता था, ठीक है, 1980 1970 में, ठीक है। तो तभी क्या होता था, सती के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, कि पहले होता था कि जैसे आपका पति मर गया, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि तुम्हारा पति मर गया तो अब तुम जी के क्या करोगी, मतलब जिंदा रह के क्या करोगी, तो उसको भी उस पति के ही जो शव दहन होता था ना, उसमें उसको भी जला दिया जाता था, ठीक है, कि भाई अब तू जी के क्या करेगी, तेरा तो पति परमेश्वर था, वो तो गुजर गया, अब तू भी मर जा, तू क्या करेगी रह के, तो उसको भी जबरदस्ती उस आग में जो है डाल दिया जाता था, तो इसको बोला जाता था सती प्रथा। तो इसको जो है बंद कर दिया गया, और ये सही में गलत था, बहुत गलत था, ठीक है। तो इसको जो है ये एक्ट बना के कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन। हेलो, आ रहा है सर अभी? ठीक है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा रहे तो प्लीज बोलो, हाँ मुझे पता नहीं चलता ना, मैं बोलता हूँ तो मुझे इधर समझ नहीं आता कि ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अभी आ रहा है सर? हेलो, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, तो अभी हम थे व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती। तो सती का मैंने आपको बताया कि पहले जमाने में होता था कि पति अगर मर गया तो वाइफ को भी उसी आग में जला दिया जाता था कि अब तू क्या करेगी रह के, ठीक है, तो इसको बोला जाता था सती, ठीक है। तो ये प्रथा बहुत गलत था, तो इसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, इसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया जिसका नाम था कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, ठीक है। अब इसके अंदर किसी ने किसी को मतलब बताया भी, ठीक है, कि सती तू सती हो जाना चाहिए, तेरा पति मर गया, या किसी भी तरीके से अगर किसी महिला ने सती प्रथा कर ली, ठीक है, मतलब पति मर गया तो वो भी मर गई, तो उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, ये कितनी अच्छी महिला थी, ठीक है, इसने पति के साथ अपनी जान दे दी, पूरा डीजे वीजे बजा के गांव में लोगों को बता रहा है।
मतलब सती प्रथा को ग्लोरीफाई कर रहा है कि अच्छा चीज था, देखो वो महिला ने कितना अच्छा किया, पति मर गई तो वो भी मर गई। आप इस तरीके से सती एक्ट को, सती प्रथा को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसके लिए आपको 7 साल तक का जेल हो सकता है, मिनिमम 1 ईयर, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 7 साल तक, और 30,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अंडर द Commission of Sati Prevention Act 1987, glorifying Sati is punishable with imprisonment for a term not less than 1 year, but which may extend to 7 years, and a fine of not less than 5,000 rupees, but which may extend to 30,000 rupees. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट 2 ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में 2 ऐसी शादियां बताइए जो वॉइड है, ठीक है, वैलिड नहीं है, या वॉइड होने का ग्राउंड हो, ऐसा कोई चीज बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका ग्राउंड बाइगेमी है, ठीक है। अगर आप एक वाइफ के रहते, लिविंग रहते, दूसरी शादी करते हो तो इसको बोला जाता है बाइगेमी। हालांकि बाइगेमी पनिशेबल ऑफेंस है अंडर बीएनएस, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में इसको पनिशेबल के साथ साथ ग्राउंड भी बनाया गया है डाइवोर्स लेने के, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है वॉइड मैरिज का ग्राउंड यहाँ पे बाइगेमी। दूसरा ग्राउंड है सपिंडा रिलेशनशिप। अगर सेम पिंड में आप शादी कर रहे हो तो उसको बोला जाता है सपिंडा रिलेशनशिप, जो कि गलत है, ठीक है। अपने वैलिड मैरिज के लिए आपको सपिंडा मैरिज नहीं करना है, और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी नहीं करनी है। सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, सेम पिंड, मतलब भाई बहन कर रहा है शादी, नहीं हो सकता है, माँ बेटा कर रहा है शादी, नहीं हो सकता। ये सब क्या है, ये सेम पिंड में आते हैं ये लोग, ठीक है। और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में जैसे मान के चलिए भाभी देवर नहीं कर सकता, सौतेली माँ सौतेला बाप बेटा नहीं कर सकता। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है, ठीक है। और दूसरा सपिंडा का मतलब सेम पिंड वाले में, ठीक है। तो 2 ग्राउंड आपसे पूछ रहा है तो आप पहला लिख देना सपिंडा रिलेशनशिप और दूसरा बाइगेमी। इस दोनों तरीके के अगर आप शादी किए हो तो वो वॉइड शादी है, वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैट्रियार्कल फैमिली एंड मैट्रियार्कल फैमिली, ठीक है। पैट्रियार्कल फैमिली का मतलब क्या होता है, जिस घर में मेल साइड से, ठीक है, जो भी एजेड पर्सन होंगे वो होंगे घर के कर्ता धर्ता, ठीक है, उसको बोला जाता है पैट्रियार्कल फैमिली, हेड होते हैं वो। जबकि ये मैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है, घर की हेड जो होती हैं वो महिला होती हैं, ठीक है, कर्ता धर्ता जो भी डिसीजन लेना है वो महिला ही लेती हैं, ठीक है। तो वो होता है मैट्रियार्कल फैमिली। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पनिशमेंट क्या होगा दोनों का, लेने का भी और देने का भी। तो अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, गिविंग और टेकिंग डाउरी और अबेटिंग ईदर, ठीक है, अगर आपने उकसाया भी है, इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म not less than 5 years and a fine of not less than 15,000 or the value of the dowry whichever is higher, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डाउरी लेना और देना दोनों अपराध है। अगर आप ले रहे हो या दे रहे हो या किसी को उकसा भी रहे हो दहेज लेने के लिए तो उसके लिए कम से कम आपको जो है 5 साल का जेल हो सकता है, और फाइन कम से कम 15,000 का होगा, या डाउरी का जो अमाउंट होगा उसके हिसाब से आपको फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा रीजन है, स्पेशल रीजन, तो उसके आधार पर कोर्ट 5 साल से कम का भी सजा दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मींट बाय चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या है कि कोई भी लड़की 18 साल से कम का हो, लड़का 21 साल से कम का हो, ठीक है। तो अगर ऐसे में शादियां होती हैं तो उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीगल मैरिज का एज जो है लड़के के लिए 21 है और लड़की के लिए 18 है। अगर दोनों में किसी भी तरीके से आपने कमी करी, लड़के का 18-19 कर दिया या लड़की का 15-16 कर दिया,
और शादी करा दिया तो वो चाइल्ड मैरिज के अंडर आएगा, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है अंडर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मिंट बाय अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शहरीकरण। ठीक है। देख रहे हो लोग गांव के तरफ से आ रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगाल, जो मतलब बड़े बड़े शहरों में। हालांकि ये दूसरे स्टेट का ही नहीं है। अब आप महाराष्ट्र की भी बात करें तो महाराष्ट्र में जो ये रूरल एरिया है, रत्नागिरी हो गया, आपका लातूर हो गया, या उधर उस साइड का जो है ना, तो लोग आ रहे हैं इधर वेस्टर्न मुंबई में, इधर मतलब अर्बन एरिया में, मुंबई आ गए, बांद्रा, दादर या इधर। ठीक है। तो आपको कहीं भी पर्टिकुलर यहाँ के लोग नहीं मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं से मतलब रूरल क्षेत्र के ही होते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा किसी भी स्टेट में जो गांव में रह रहे हैं वो चाहते हैं शहर की तरफ भागे। ठीक है। क्योंकि शहर में क्या है, लाइफ स्टाइल अलग है, यहाँ के जो माहौल है वो अलग है। ठीक है। तो इसलिए लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है अर्बनाइजेशन। ठीक है, शहरीकरण बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो बहुत लार्ज नंबर पर, ठीक है, जब अर्बन एरिया में आते हैं या उधर आने के लिए मूव करते हैं तो इसको बोला जाता है अर्बनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट एनी टू राइट्स ऑफ कर्ता। जो घर के हेड होते हैं उसको कर्ता कहा जाता है। ठीक है। तो उसके दो अधिकार बताएं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला है द पावर टू मैनेज द फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है। फैमिली का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसको मैनेज करने का पहला अधिकार है। और दूसरा है पावर टू रिप्रेजेंट द फैमिली इन लीगल मैटर। ठीक है। अगर कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें रिप्रेजेंट करने का पूरा अधिकार उनके पास होता है। ठीक है। इसमें उनको जो अधिकार मिले हुए हैं वो है फाइनेंस को मैनेज करना, डिसीजन अगर कोई लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है। कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसको भी जो है वो डील कर सकते हैं। ये सारे अधिकार कर्ता को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी अभी बहुत जो है देश में इसका जो है चर्चा चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है। अभी हालांकि उत्तराखंड में लागू भी हो गया है, उससे पहले गोवा में लागू हुआ था। ठीक है। गोवा में लागू क्या, गोवा में शुरू से ही लागू है। ठीक है। उत्तराखंड में हाल ही में लागू हुआ था। तो यूसीसी का मेन क्या है आपको पता होगा, हमारे भारत में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ठीक है। जैसे हमारे पास है BNSS। ठीक है। BNS, इसके बाद है हमारे पास BSA, जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज हैं वो सब पे अप्लीकेबल है। अगर कोई हिंदू किसी का मर्डर करेगा फिर भी उसके ऊपर 302 लगेगा। अगर कोई मुस्लिम मर्डर करेगा उस पे भी 302 लगेगा। कोई क्रिश्चियन मर्डर करेगा उस पे भी 302 लगेगा, बराबर। क्योंकि हमारे इंडिया में क्रिमिनल जो कोड है, ठीक है, क्रिमिनल जो कानून है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सब पे लागू होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। सिविल मामले मतलब शादी विवाह का मामला, प्रॉपर्टी का पार्टीशन का मामला, सक्सेशन का मामला, डाइवोर्स का मामला। ठीक है। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी राइट्स का मामला। ठीक है। तो ये सब क्या है, सिविल राइट्स हैं। तो सिविल राइट्स के लिए जो कानून है हमारे भारत में वो अलग अलग है। मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू के लिए हिंदू लॉ है, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी के लिए पारसी मैरिज एक्ट है। मतलब हर किसी का अपना अपना कानून है। हिंदू में एक शादी अलाउड है, इस्लाम में 4 शादी अलाउड है, क्रिश्चियनिटी में भी एक ही शादी अलाउड है। तो मतलब इस तरीके से तो सबका अपना अपना हो गया, बराबर। तो एक कहाँ हुआ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। ठीक है। इसका मानना यह है कि हमारा भारत एक है। ठीक है। क्रिमिनल कानून एक है तो सिविल कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए। क्यों किसी को 4 शादी अलाउ होना चाहिए, किसी को 1 शादी अलाउ होना चाहिए। क्यों किसी रिलीजन में बेटी को पूरा अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में और किसी रिलीजन में बेटी को कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों किसी रिलीजन में मर्द को डाइवोर्स देने का पूरा अधिकार है, महिला को नहीं है। क्यों किसी
मतलब इस तरीके से। तो ये एक तरीके से भेदभाव है, एक दूसरे के लिए तो भेदभाव ही नजर आएगा ना। मैं मान के चलूं मैं हूँ, ठीक है, और मेरा एक दोस्त है, वो 4 शादी करके मुझे दिखा रहा है, देख 4 बीवी मेरा, और मैं एक ही बीवी लेके घूम रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, इसको दिल पे नहीं लेना है। तो ये इस तरीके की चीजें जो है समाज में है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केस में कहा कि अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। मतलब जैसे अभी आपने सुना होगा ना, ये कौन सा था यार, शायरा बानो का केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी बहुत जरूरी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मानना है कि मतलब जब भारत एक है, क्रिमिनल कानून एक है, ठीक है, तो हम सिविल कानून एक क्यों नहीं कर सकते। इक्वालिटी अगर हमें इंश्योर करना है तो हमें यूसीसी लाना होगा, जहां पे कानून सबके लिए बराबर हो। किसी को अगर शादी करना है तो एक तरीके से करे, किसी को डाइवोर्स देना है तो एक कानून से करे, अगर किसी को प्रॉपर्टी राइट में अधिकार चाहिए तो उसके लिए भी सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने विस्तार से इसीलिए बताया क्योंकि ये 6 मार्क्स में भी पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट ऑफ सती, ठीक है। सती प्रथा को अबेट करने के लिए, उकसाने के लिए, जैसे मान के चलिए किसी का पति मर गया, मैं उसको उकसा रहा हूँ कि ये तू भी जल जा ना, उसमें आग जल रहा है, क्या करेगी जिंदा रह के, तू पति को प्यार करती थी, अब पति नहीं है, किससे प्यार करेगी, क्या करेगी रह के, जा जा अभी आग है थोड़ा सा उसमें बैठ जा। अगर इस तरीके से मैं किसी को सती प्रथा करने के लिए अबेट कर रहा हूं तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है, और इसमें डेथ तक का जो है पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन अलग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंटरिम मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरिम मेंटेनेंस, दूसरा होता है परमानेंट मेंटेनेंस, ठीक है। इंटरिम का मतलब है, इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी महिला डाइवोर्स का फाइल करती है, ठीक है, या किसी भी तरीके से सेपरेशन का फाइल करती है, और अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है तो वो खुद के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट पति से क्लेम कर सकती है ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग। हमेशा याद रखना, इंटरिम मेंटेनेंस जो दिया जाता है वो ड्यूरिंग लिटिगेशन दिया जाता है, क्योंकि कोई भी मैटर कोर्ट में जाता है और तुरंत मैटर सॉल्व हो जाएगा ऐसा तो होगा नहीं। भारतीय कानून के अंदर अभी भी करोड़ों केस पेंडिंग है। आपको लगता है कि आप जाओगे डाइवोर्स लेने और कल का कल कोर्ट आपको बोलेगा ठीक है ये ले डाइवोर्स, तू अपने घर, ऐसा नहीं होता। एक बार डाइवोर्स केस फाइल करो तो आपको डाइवोर्स लेते लेते 4 साल हो जाएगा, ठीक है। और ये हकीकत है, मैं खुद डाइवोर्स के केसेस फाइल करता हूं, लेकिन ये सच में हकीकत है। पहले तो आपको फाइल करने के बाद डेट मिलेगा 2-4 महीने बाद का, ठीक है। इसके बाद जब आएगा तो आपसे वेरिफिकेशन होगा कि आप ही को डाइवोर्स चाहिए, किससे चाहिए, हो गया, इसके बाद होगा फिर अगला डेट, अब अगले पार्टी को बुलाया जाएगा, फिर आएगा 4 महीने के बाद एक डेट देगा, फिर आपको बोलेगा कि अब दोनों पार्टी जो है ना मीडिएशन के लिए आपका तारीख दिया जाता है, आप दोनों आइए कोर्ट में। अब जज आपको अगली तारीख को बुलाएगा अपने चैम्बर में, दोनों को बैठ के समझाएगा कि भाई देखो ऐसा है, शादी है, शादी तोड़ के कोई मतलब नहीं है, आप दोनों भले 1 महीना अलग रह लो, ठीक है, सेपरेट रह लो। अगर आपको लगता है कि गुंजाइश है तो ठीक है, नहीं तो मैं डाइवोर्स दे दूंगा। फिर अगर 2 महीने बाद आएंगे वो लोग, बोलेंगे नहीं हमें नहीं रहना है, फिर कोर्ट एक तारीख देगा, उस तारीख को फिर सुनवाई होगा, फिर डाइवोर्स होगा। कितना लंबा हो गया, बराबर। तो ये होता है। तो जब तक केस आपका चल रहा है ना, तो ड्यूरिंग लिटिगेशन आपको पैसा तो चाहिए ना खाने पीने के लिए, ऐसा तो है नहीं, आपको वकील का भी खर्चा देना है, आपको बच्चे को भी पालना है, बराबर। तो ये बच्चों का खर्च, वकील का खर्च जो हम मांगते हैं ना लिटिगेशन के दरमियान, उसको बोला जाता है इंटरिम मेंटेनेंस, ठीक है। तो जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है उसके बाद आपको जो मेंटेनेंस मिलता है वो मिलता है परमानेंट मेंटेनेंस। लेकिन ड्यूरिंग लिटिगेशन, ठीक है, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग चलता है उस दरमियान जो आपको मिलता है उसको बोला जाता है इंटरिम मेंटेनेंस। इसीलिए जब कोई वकील डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस का ही क्लेम कर देता है, ठीक है, कि सर पहले हमें इंटरिम मेंटेनेंस दे दिया जाए और फिर मामला चलता जाए। तो कोर्ट एक इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर ऑर्डर पास कर देता है कि हर महीने इनको इतना मिलना चाहिए फिलहाल, फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा, जो आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। इंटरिम मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब होता है ड्यूरिंग लिटिगेशन जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दिया जाता है, ठीक है।
आपके पति के द्वारा कोर्ट के ऑर्डर पर, उसको बोला जाता है इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज से जो बच्चा होता है उसका स्टेटस क्या होता है? तो हिंदू मैरिज एक्ट का मानना है कि आप शादी वैलिड करो, वॉइड करो या वॉइडेबल करो, आपका बच्चा हमेशा लेजिटिमेट होगा। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज, ठीक है। इलेजिटिमेट का मतलब होता है नाजायज। हिंदू मैरिज एक्ट का मानना है कि आप शादी वैलिड करो या इनवैलिड करो, ठीक है, या अवॉइड करो, यह आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो बच्चा होगा उसको आपकी गलती का खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, ठीक है। तो बच्चा जो होगा वो जायज होगा, भले वो वॉइड मैरिज से हो, ठीक है, और उस बच्चे का आपके प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा, ठीक है। तो ये है स्टेटस वॉइड मैरिज में होने वाले बच्चे का। मतलब क्या है? जायज बच्चा होगा, लेजिटिमेट होगा, ठीक है। ये सेक्शन 16 बोलता है हिंदू मैरिज एक्ट का। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मींट बाय वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्न कल्चर को जिस तरीके से हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग अभी शॉर्ट्स पहन के बाहर निकल रहे हैं, पहले जमाने में लोग साड़ियां पहनते थे, पहले जमाने में लोग व्हाइट गंजी पहन के, लुंगी पहन के घूम लेते थे। अभी क्या है, अभी बूढ़े बूढ़े लोग जो है जींस पैंट में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे, तो ये क्या है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं और उसी के तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे यहाँ, हाँ हाँ बोलिए ना। वॉइड मैरिज का मतलब है कि शादी आपका पूरा गलत है, ठीक है। वॉइडेबल मैरिज का मतलब है कि कोई एक पार्टी चाहे तो वैलिड कर सकता है, नहीं तो इनवैलिड रहेगा। एग्जाम्पल फॉर, मैं, मेरी शादी हुई 17 साल की एक लड़की से, ठीक है, वो लड़की 18 की हो गई। अब उस लड़की को लगता है कि मुझे शादी, मेरा पति जो है बहुत प्यार करता है, तो मैं इसके साथ रह सकती हूँ, तो वो वैलिड कर सकती है। अगर वो चाहे तो वो शादी को तोड़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी शादी 17 साल में हुई थी। वो कोर्ट में जाके बोल सकती है कि सर मेरा शादी 17 साल में हुआ था, वो चाइल्ड मैरिज था, तो वो तो शादी वॉइड हो गया, तो इसीलिए मुझे शादी तोड़ना है। तो वहां पे लड़की के पास दो ऑप्शन है, या तो शादी को कंटिन्यू रखे या शादी को तोड़ दे। तो जहां पे दो ऑप्शन है आपके पास, वो वॉइडेबल मैरिज है, और जहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपने गलत किया मतलब गलत किया, तो वो वॉइड मैरिज है। समझ में आया? ठीक है। तो अगला है आपका, जैसे वॉइड मैरिज, मान के चलिए आपने एक शादी करी, ठीक है, और आपने फिर एक शादी के रहते दूसरी शादी भी कर ली, तो ये वॉइड हो गया ना। आप इसको वैलिड कैसे करोगे? नहीं होगा। वॉइड, जैसे आपने अपनी, मान के चलिए मिस्टर ए है, वो अपनी मिस्टर बी बहन से शादी कर लेता है, तो वो कैसे वैलिड होगा? नहीं हो सकता ना। वो तो मतलब वॉइड का मतलब वॉइड है, लेकिन वॉइडेबल का मतलब है कि एक पार्टी चाहे तो वो वॉइड कर सकती है, वहां पे एक ऑप्शन वो रहता है, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मींट बाय वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अडॉप्ट करते आ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग हर लेवल पर, चाहे वो खाना हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो किसी भी लाइफ स्टाइल के अंदर कवर होने वाली सारे एस्पेक्ट को हमने क्या किया, वेस्टर्नाइजेशन कर लिया। हमारे मतलब उस टाइम पे आपको पता होगा, लोग खेत खलिहान में जाते थे टॉयलेट करने, ठीक है, एक जमाना था। उसके बाद क्या आया, वो शीट आया जो गांव घर में अभी भी चलता है। उसके बाद क्या आया, वो बैठने वाला, वेस्टर्न कल्चर का। ये क्या है? ये वेस्टर्नाइजेशन है, ये ऐसे ही। तो गांव में जो उस जमाने में लोग थे वो गुड़ का चाय पीते थे, ठीक है। आज हम लोग उठते हैं तो सीधा कॉफी पे मुंह मारते हैं। ये क्या है? ये वेस्टर्नाइजेशन है। तो गुड़ से कॉफी तक का जो सफर है हमारा, ये वेस्टर्नाइजेशन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। तो यहीं से हम लोगों ने कवर करना छोड़ दिया था। तो अब देखो, प्रॉपर्टी जो है ना, वो दो तरीके से मतलब इनहेरिटेंस किया जा सकता है, ठीक है। पहला है आपका ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, दूसरा है अनऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है, जिस प्रॉपर्टी में आपका बाय बर्थ राइट है, ठीक है, बाय बर्थ आपका राइट है। एग्जाम्पल फॉर, मेरे दादाजी का कोई प्रॉपर्टी था, ठीक है, अब हम लोगों को वो प्रॉपर्टी मिलेगा बाय बर्थ, क्योंकि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट होता है ना, तो बाय बर्थ मिलेगा। तो ये हो गया अनऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, अनऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, कोई बाधा नहीं है।
मैंने जन्म लिया, मेरे दादाजी का जो भी प्रॉपर्टी रहा होगा उसमें मेरा बाय बर्थ राइट हो गया। ठीक है, ये हो गया। ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बाय बर्थ राइट नहीं मिलता। ठीक है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी रहा होगा वो मरेगा तब आपको मिलेगा, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन बाय बर्थ आपको नहीं मिलेगा। ये बाय बर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में, इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मान के चलिए ए नाम का बंदा है, ठीक है, ए की माँ का डेथ हो चुका है, ठीक है, और ए को जो है अपनी माँ के डेथ के बाद नाना के पास जो प्रॉपर्टी था उसमें से हिस्सा मिला। ठीक है, उसके माँ के नाम पर। तो उसके माँ के नाम पर जो उसको हिस्सा मिला वो ए का हो गया, क्योंकि ए की माँ मर गई है, बराबर। तो अब ए का जो प्रॉपर्टी, नाना वाला जो प्रॉपर्टी ए को मिला है, वो ए के प्रॉपर्टी में उसके बच्चे क्लेम नहीं कर सकते बाय बर्थ। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ए के नाना के जरिए उसको मिला है, ठीक है, माँ के नाम पर। तो ये प्रॉपर्टी पर जो राइट होगा पूरा का पूरा वो ए का होगा। ठीक है, अदर पार्टी जो भी होगा उसको उस पे बाय बर्थ राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ए मर गया तब तो मिलेगा, जो भी उसके लीगल हियर होंगे इनडायरेक्टली उसी को मिलने वाला है, लेकिन बाय बर्थ उसके प्रॉपर्टी में किसी का भी हाथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। खास करके ये जो होता है ना, ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज होता है वो सेकेंड क्लास के हियर में आता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास का हियर तो होगा, जो होगा उसको तो बाय बर्थ ही मिल जाएगा, बराबर। तो ये खास करके सेकेंड क्लास हियर के लिए। और मदर के साइड से अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो उसमें अगर कोई क्लेम होता है तो उसको बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। ठीक है, और अनऑब्स्ट्रक्टेड का तो बता ही दिया कि पेरेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और बाय बर्थ अगर मैं वहां पे जन्म लिया हूं तो बाय बर्थ मुझे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। व्हाट इज मींट बाय सपिंडा रिलेशनशिप। ठीक है, सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब होता है सेम पिंड रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन ब्लड। जैसे मान के चलिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे बेटे होंगे, मेरे बेटे के बेटे होंगे, मेरी बहन होगी, मेरी बहन की बेटी होगी, बराबर। तो ये सब क्या है, ये सेम पिंड है, इसको बोला जाता है सेम पिंड। एक ही पिंड के जो लोग होते हैं ना वो सेम पिंड का होता है। तो सेम पिंड का वो मानने के लिए एक होता है ना पैरामीटर, उसमें माना जाता है कि बाप के फादर के साइड का 5 जनरेशन, ठीक है, और मदर के साइड का 3 जनरेशन, ये सेम पिंड में कवर होता है। ठीक है, ये याद रखना। फादर के साइड का अगर 5 जनरेशन है तो वो सब सेम पिंड में आएगा। जैसे मेरे पापा थे, मैं हूँ, मेरे बेटे होंगे, मेरे बेटे के बेटे होंगे, मेरे बेटे के बेटे होंगे। ठीक है, तो 5 जनरेशन तक सेम पिंड माना जाता है। और मदर के साइड से माँ है, नानी है, नानी, फिर मेरी बहन होगी, फिर मेरी बहन की बेटी होगी। तो ये जो 3 जनरेशन तक कोई माँ की साइड से जो है वो सेम पिंड में कवर होता है। ठीक है, तो हम लोग सेम पिंड में शादी नहीं करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में इसको प्रोहिबिट किया गया है। तो यही है सेम पिंड। नेक्स्ट है आपका, ये सवाल दोबारा ले लिया है मैंने गलती से, पैट्रियार्कल फैमिली और मैट्रियार्कल फैमिली मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड। ठीक है, गिव वन एग्जांपल। फैक्टम वैलिड का मतलब ये होता है, देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, हमारे प्रोविजन में शादियां सेम पिंड में या प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी कारण से शादी हो गई और सारे रिचुअल्स फुलफिल कर लिए गए। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड बोलता है कि अगर शादी जो है फुल्ली परफॉर्म हो चुका है, ठीक है, तो भले ही वो इलीगल हो उसको हम वैलिड मान लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर, जैसे मतलब हमारे हिंदू लॉ में क्या कहा गया है कि आप फूफा की बेटी से शादी नहीं कर सकते, मामा की बेटी से शादी नहीं कर सकते, चचेरी बहन से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे रिचुअल्स हैं, कहीं कहीं ऐसे कस्टम है जहाँ पे ये शादियां हो जाती हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर सारे रिचुअल्स के साथ हो गए हैं तो वो शादी वैलिड होगी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड बोलता है कि देखो कानून में अगर कुछ ऐसे प्रोविजन है जो उस शादी को इलीगल मानता है, ठीक है, लेकिन आपने जो भी वैलिड रिचुअल्स थे
आपने उसको फुल्ली परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अब स्ट्रिक्टली ये नहीं है कि वही कानून पूरा लागू होना चाहिए, नहीं, आपने सब कुछ सही किया, ठीक है। अगर कोई एक चीज ऐसी थी जो इलीगल है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम शादी को वैलिड मानेंगे, ठीक है। तो ये होता है। इसका एक एग्जांपल भी है, इफ अ मैरिज वाज परफॉर्म्ड विद सम डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल रिचुअल बट वाज अदरवाइज कंसीडर्ड वैलिड, द डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड कुड बी यूज्ड टू अपहोल्ड इट्स वैलिडिटी, ठीक है। कोई भी शादी हुआ, ठीक है, कहीं पे ऐसा कुछ रह गया जिससे शादी इनवैलिड हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड वहां पे लगा दें तो वो शादी वैलिड होगा, क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन है वो ये बोलता है कि भूल चूक माफ, ठीक है। ये सिंपल याद रखना, फैक्टम वैलिड का मतलब है भूल चूक माफ। अगर आपने शादी की और आपसे कुछ ऐसे एसेंशियल्स थे जो आपने कवर नहीं किए, ठीक है, अगर वो इलीगल हो सकता था उस रिचुअल्स के कारण या उस कंडीशन के कारण, तो ये फैक्टम वैलिड वहां पे लगा दो तो शादी वैलिड मान लिया जाएगा। और ये बोलता है कि अगर माइनर कुछ डेविएशन है या कुछ ऐसे मतलब कंडीशंस थे जिसको फुलफिल नहीं किया जाए तो इनवैलिड होगा, तो हम उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने सारे रिचुअल्स फुलफिल करे हैं, ठीक है, तो हम उसको वैलिड मानेंगे। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड। हालांकि ये एक तरीके से हथियार है, वेपन है। जब कोई शादी इस तरीके से अटक जाता है ना कि भाई लीगल है या इलीगल है, तो उस कंडीशन में ये फैक्टम वैलिड को लगा के उस शादी को वैलिड कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किधर गया, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सती, ठीक है। अगर कोई महिला खुद से सती प्रथा को मतलब सती एक्ट कमिट कर रही है, कि मतलब मान के चले पति मर गया, उसी आग में वो खुद से जल रही है, मतलब कूद गई, अगर वो बच गई तब तो उसको 1 साल तक जेल हो सकता है, क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया है सती प्रथा को वापिस से, ठीक है। तो ये है अटेम्प्ट टू कमिट सती का पनिशमेंट, 1 साल तक जेल और फाइन अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन, सॉरी, व्हेन इज अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन, कब कोई बंदा नेचुरल गार्डियन होने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, मतलब नहीं माना जाएगा। तो अ नेचुरल गार्डियन कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे सीज टू बी अ हिंदू और इफ दे हैव कंप्लीटली एंड फाइनेंशियली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, ठीक है। तो देखिए नेचुरल गार्डियन का मतलब क्या होता है, माँ या बाप, ठीक है। प्राइमरी माँ बाप ही गार्डियन होता है ना किसी बच्चे का। तो उसको कब नेचुरल गार्डियन से निकाला जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो अगर उसने अपने आप को हिंदू धर्म में से किसी और धर्म में कन्वर्ट कर लिया हो तो उसको नेचुरल गार्डियन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। या उसने खुद को संन्यास ले लिया हो कि अब मैं बाबा जी हो गया हूं, अब मैं जाता हूं पहाड़ों पर पूजा पाठ करूंगा। तो अगर कोई ऐसे 2 सिचुएशन आ गए हैं तो उसके नेचुरल गार्डियनशिप का जो क्वालिफिकेशन था वो खत्म हो जाता है। तो आज तो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज पूरा 50 होगा भी नहीं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो